ओम शांति। ओम शांति। सर्वात्माओं को इंस्पिरेशन देने वाले, प्रेरणा देने वाले, होप, जिनमें सबकी होप है, न केवल होप है पर निश्चय है, ऐसी शक्तियाँ, मतलब आत्मा शक्ति स्वरूप है ना, ऐसे शक्तिशाली भाई बहनें मेरे सामने बैठे हैं जिनको नेचुरल रीति से हज़ारों को इंस्पिरेशंस दी हैं और इंस्पिरेशनल लीडर के रूप में लीड कर रहे हैं। न केवल दूसरे को लीड कर रहे हैं, दूसरे को वो लीड कर सकता है जो पहले अपने आप को लीड कर सकता है। स्वयं का लीडर ही अन्य का लीडर बन सकता है। कोई फॉलोअर बनाने की बात नहीं, लीडर कभी फॉलोअर नहीं बनाता। लीडर तो लीड करता है, गाइड करता है और उनको भी लीडर बना देता है। लीडर्स के भी वो एक एग्जाम्पल सैम्पल प्रैक्टिकल में बन करके अनेकों को लीड करते हैं, गाइड करते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, होपलेस को होपफुल बना देते हैं। और स्पेशली मैं देख रही हूँ कोई कोई चेहरे तो मैं पहचानती हूँ। आप पिछले बारी शायद ज्ञान सरोवर में कोई आए हुए थे, नहीं? ये अच्छे जाने पहचाने चेहरे लगते हैं, अपने हैं ना, इसलिए ये जाने पहचाने। दीदी जी इनके स्टेट से ही आए थे, इन्हीं का एक दूसरा ग्रुप आया था इनके स्टेट से ही। हाँ, परंतु ज्ञान सरोवर में आए थे। हाँ, ज्ञान सरोवर में आए थे, परंतु चेहरे ऐसे लगते हैं जैसे कि मैं तो इनको जानती हूँ, इनसे मिली हुई हूँ, इनको पहचानती हूँ। तो फौरन अंदर से आंसर आया, क्यों नहीं पहचानूंगी, मेरे अपने ही तो हैं। हमारे अपने ही तो परिवार के हैं। हम तो एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हम तो एक ही ईश्वर के बच्चे हैं। वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली। तो अब जब है ही हम वन फैमिली, तो नेचुरली है फैमिली दूर की भी हो ना, मिले ना भी हो, तो भी कोई देखते ही लगता है कि मेरा अपना, मेरा कज़न है, मेरा अंकल है, मेरी आंटी है। हमारे भारत की सभ्यता कमाल की है, क्योंकि हम हमेशा से, सदियों से इसी संबंध में रहे हैं, इसी संपर्क में रहे हैं कि हम एक परिवार के हैं। तो रास्ते चलते भी किसी को ऐसे नहीं एड्रेस करेंगे, कहेंगे आंटी जी, अंकल जी, अंकल, आंटी, है ना। स्वाभाविक रीति से। और बच्चों को भी सिखाएंगे, नाम नहीं लो, है ना। कभी किसी को वुमन बुला के भी नहीं बोलो, मासी जी बोलो, राइट, भाई साहब बोलो, अंकल जी बोलो। और फिर बुज़ुर्ग है तो उनको बेशक पिताजी कहो, क्योंकि वो फादर की तरह, वही उनके अंदर भावना है, उनके अंदर वही प्रेरणा है, उनके अंदर वही फीलिंग है। तो ऐसी हमारी भारत की सभ्यता स्वाभाविक रीति से आत्मा के अंदर वैसा कल्चर उत्पन्न करने वाली है, जिसमें प्रेरणा मिलती है कि हम सब एक ही परिवार के बच्चे हैं, क्योंकि वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली। और एक है इमीडिएट फैमिली, एक है एक्सटेंडेड फैमिली, और एक फिर है अनलिमिटेड फैमिली। क्यों कि अब आज के संसार में अगर देखें तो फैमिली लिमिटेड नहीं है और ना लिमिटेड स्थान पर है।
अपनी ही जो बिल्कुल इमीडिएट फैमिली है, वैसे तो फैमिली भाई हम तो बड़ा नशा रहता था और प्राउड थे कि हम तो चारों ही भाई एक ही घर में रहते हैं, हम तो चारों ही नंद जिठानी दिरानी सब इकट्ठे रहते हैं। आज वो समय नहीं रहा। आज परिस्थिति के अनुसार, ऐसा नहीं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है, परंतु परिस्थितियाँ ऐसी आ चुकी हैं जिसमें कि एक को अफ्रीका में रहना पड़ता है, तो दूसरे को अमेरिका में रहना पड़ता है, तो तीसरे को जापान में रहना पड़ता है, तो चौथी को पाकिस्तान में रहना पड़ता है। मतलब कोई डायरेक्शन, कोई ऐसे स्थान पर एक दो के पास जाते हैं जिसमें, परंतु दूर होते भी जब हृदय की तारे नज़दीक हैं, अंदर का संबंध पक्का है, तो वो दूरी नहीं लगती है। और अगर हार्दिक संबंध एक दो को समझ नहीं सकते अथवा एक्सेप्ट नहीं करते या ट्रस्ट नहीं करते, समझ नहीं सकते, एक्सेप्ट नहीं करते या ट्रस्ट नहीं करते, तो एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर है। साथ होते हुए भी, एक ही मकान में रहते हुए बहन ऊपर रहती है, भाई नीचे रहता है, बहन कहती है मेरा भाई नीचे रहता है पर मेरा कोई इतना संबंध नहीं है, मेरा कज़न अमेरिका में रहता है पर मेरा बहुत अच्छा संबंध है उससे, मेरी कम्युनिकेशन रोज़ उनसे होती है, और जो नीचे है उससे मेरा कभी बातचीत भी नहीं होती है, क्या करता है, कैसे रहता है। तो क्या है कि जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है अथवा एक दो को मिसअंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, या कभी कभी क्या है इमेजिनेशन, ऐसा इमेजिनेशन से अब बिल्ड कर लेते हैं पिक्चर, तो सिचुएशंस क्या होती है, बड़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है। ये तो सिर्फ ऑर्डिनरी फैमिलीज़ की, सिर्फ आप और डॉक्टर्स को तो लोग भगवान के समान समझते हैं। आप लोगों का स्टेटस कोई ऑर्डिनरी नहीं है। हृदय में मनुष्य आत्मा को जैसे भगवान रक्षा करता है, जब बीमारी होती है तो उनको उस समय पहले डॉक्टर याद आता है, फिर भगवान याद आता है, और डॉक्टर कहता है वी ओनली ट्रीट, गॉड प्रोटेक्ट्स एंड गॉड हील्स। तो ये ट्रस्ट है कि डॉक्टर्स को ये पता है कि मैं तो केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ, और बाकी जो हैं कराने वाला तो वो है। और गहराई में जाते हैं फिलॉसफी में तो क्रेडिट नहीं लेते कि मैंने हील किया, या मैंने ऐसी दवाई दी, या मैंने इस प्रकार की ट्रीटमेंट दी, वो जो ठीक हो गया। उनको मालूम है कि मशीन ने एक्चुअली डायग्नोज तो मशीन ने किया है। मैंने तो डायग्नोज भी नहीं किया। ऑनेस्ट चेकिंग कहे तो डायग्नोज तो मशीन ने किया है, और उसका जो क्योर किया है वो बहुत समय की रिसर्च करने वाले, कितने साल एक गोली को रिसर्च करने में और उसको प्रैक्टिकल में कर्म में लाने में कितने साल लग जाते हैं। पर पेशेंस, ट्रस्ट, हिम्मत और उत्साह उमंग जो है वो ये रहता है कि आखिर, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि सब सक्सेसफुल होते हैं। स्ट्रेसफुल जॉब होता है और होपफुल जॉब भी होता है, विजन भी बड़ा ऊंचा होता है पर डाउट भी कम नहीं होता। स्ट्रेस भी होता है, पता नहीं क्या होगा। हाँ, दो साइंटिस्ट ने अथवा डॉक्टर्स ने रेकमेंड कर दिया कि ठीक है, तीसरे ने रिजेक्ट कर दिया। ये तो नॉर्मल बात है, राइट। परंतु क्या है,
चलो वो स्ट्रेस तो हमारे जॉब के हिसाब से, हमारी परिस्थिति के हिसाब से, अथवा हमारी सिचुएशन के हिसाब से हुआ, परंतु आप लोगों के पास तो जो स्ट्रेस है वो पेशेंट का खाली नहीं है। पेशेंट्स का फिर भी पेशेंट समझता है कि डॉक्टर मेरे को मतलब ठीक है, परंतु जो पेशेंट्स के रिश्तेदार हैं, स्ट्रेस ज़्यादा उनका होता है। आप लोग एक्सपीरियंस होंगे कि वो समझ भी रहे हैं कि डॉक्टर्स अपना बेस्ट दे रहे हैं और जो भी कुछ कर सकते हैं, परंतु क्योंकि रियलाइज ना करने के कारण अगर कोई चीज़ ठीक नहीं हुई तो दोष डॉक्टर को देंगे। डॉक्टर का दोष नहीं है, डॉक्टर ने अपनी रीति से बेस्ट किया है और वो सफल हो गया तो फिर वो भगवान से भी ऊंचा है। अगर वो कार्य नहीं हुआ तो रिजेक्ट हो गया। तो ये स्ट्रेस फैमिली जो है, अगर ठीक हो गया तो फेमस कर देंगे, अरे इसी के पास जाओ, ये डॉक्टर तो बड़ा अच्छा है, इसने तो ऐसी बीमारी ठीक कर दी जो ठीक होने वाली ठीक थी। पर मैं अगर यही समझ लूँ कि मैंने ये बीमारी ठीक कर दी है जो ना होने वाली ठीक हो गई, तो फिर तो मैं सबका ही रिजल्ट वो ही निकले ना। ऑनेस्टी से अगर देखे फिर तो सबका रिजल्ट वो निकले, परंतु एक का निकलता है, चार का नहीं निकलता है। तो ये क्या फिलॉसफी है पीछे? उसमें ये भी है कि मुझे भी ट्रस्ट रखना है और ट्रस्टी होकर के रहना है और अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी है, अपनी रिसर्च को नहीं छोड़ना है, अपनी गुड विशेस को नहीं छोड़ना है, अपनी प्योर फीलिंग्स को नहीं छोड़ना है। क्यों? कि हमने जीवन, आप लोगों ने जीवन दिया है, ऑर्डिनरी बात नहीं है। दिन रात की नींद को जीत के, त्याग के, परिस्थिति होते हुए भी घर में भी कोई बीमार है, परंतु आपको ड्यूटी ऐसी मिली है जिसमें आपको जाना ही है, तो घर वाले की बीमारी आप समझते भगवान भरोसे या जो भी होगा, परंतु जो ड्यूटी मिली है उसको आप, ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेस से फॉलो करते हैं, ट्रस्ट से करते हैं कि मेरे पर अगर मुझे अब ये ड्यूटी मिली है तो मुझे करनी है, और ट्रस्ट रखना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने अंदर वो उत्साह नहीं रखेंगे और वो करेज और कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो हमको फिर मदद नहीं मिलेगी, जो हेल्प मिलनी चाहिए ना वो नहीं मिलेगी। कभी कभी क्या होता है, इग्नोरेंस इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। मनुष्य आत्मा को पता नहीं होता है तो वो अपने आप को सफ़र करते रहते हैं। शरीर कोई छोड़ गया तो डॉक्टर को ही गालियाँ देते रहेंगे, परंतु वास्तव में इसमें तो किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें कोई डॉक्टर दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये तो सूक्ष्म कर्म फिलॉसफी है। ये बहुत समझने की बात भी है और दूसरे के स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। इग्नोरेंस इज़ द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग इज़ ऑल्सो रूट कॉज ऑफ ऑल्सो नॉट ट्रस्टिंग ईच अदर अथवा डाउटिंग ईच अदर। परंतु ये जो पर्सनल, जो एवरीडे की सिचुएशन होती है, क्योंकि डॉक्टर के सामने ऑर्डिनरी मेडिसन, ऑर्डिनरी बीमारी है तो कोई बात नहीं, पर टर्मिनल डिजीज़ है या अचानक कुछ ऐसा हो गया है जो उसने शरीर छोड़ दिया या शरीर नहीं छोड़ा, फियर और टेंशन इतना है कि पता नहीं कब भी क्या हो सकता है, और हो भी सकता है। डेथ हैज़ नो कैलेंडर, हर एक कोई जानता है,
परंतु फिर भी हमेशा उम्मीद यही रखता है। कैलेंडर की डेट पता नहीं होती है, एक्सेप्ट यही करते हैं डेट चेंज हो जाए। मालूम नहीं है कि कब भी कोई जा सकता है। पता भी है, चाहे डॉक्टर लोग बता भी देते हैं कि आज की कंडीशन के हिसाब से मेडिसिन के जो भी दे रहे हैं उसके रिज़ल्ट में 24 घंटा है, 48 घंटा है, कितना है, परंतु फिर भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि कुछ चेंज हो जाए। ये तो एक संबंध में स्वाभाविक मनुष्यों की अंदर की इच्छा होती है, परंतु अगर ज्ञान के राज को समझ लेवें तो शरीर छोड़ जाने के बाद सफरिंग नहीं होगी। ना जाने जिनसे कोई रिश्तेदार चला गया या जाने वाली आत्मा को अगर पहले से मालूम हो तो वो फियर से शरीर नहीं छोड़ेगा, वो समझेगा कि ये टाइम है मेरा। तो ज्ञान के हिसाब से हमको बुद्धि में रखना चाहिए कि हम किस प्रकार की एक अंडरस्टैंडिंग देवें, क्योंकि ये तो लाइफ की बात है। डेथ, स्पेशली डेथ एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई किसी के हाथ में नहीं है। चाहे कहेंगे भाई डॉक्टर के हाथ में है, परंतु रियलिटी तो नहीं है ना। ये एक्सपेक्टेशंस है, इसलिए वो भगवान की तरह मानते हैं। उस समय उनकी भावना होती है, और अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही है तो भगवान वाली इमेज ख़त्म हो जाती है। वो फिर कहते हैं हमारा, या तो डॉक्टर को दोष देंगे या फिर कोई कहेगा हमारा भाग्य। परंतु मैं क्या बताने जा रही थी कि हम ज्ञान बहुत मदद करता है स्ट्रेस फ्री होने का। रिश्तेदारों का जो स्ट्रेस है उनको भले चाहे कोई किसी भी डॉक्टर के पास उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, उनको और या हम स्वयं को अगर हमको रियलाइजेशन है तो जो डेथ का फियर है वो एक यूनिवर्सल फियर है। हर एक को तो क्वेश्चन उठता है कि ये फियर क्यों है, जबकि हम जानते हैं कि जो भी आया है जाएगा ज़रूर, डेथ इज़ सर्टन। फिर भी हमको फियर क्यों है, क्या कारण है? तो अंडरस्टैंडिंग जो मिलती है परमात्मा से, वो कहते हैं कारण क्या है कि आपका फ्यूचर अनसर्टन है। जैसे आपने समझो कोई अच्छी तरह से कोई चीज़ अपनी सिक्योर कर ली है, एंश्योर कर ली है, तो आपकी चिंता कम रहती है। आपने कोई अब अच्छा मकान बना लिया है और गवर्नमेंट के ऑर्डर से दूसरे एरिया में जिसमें आपका दूसरा मकान था वो टूटता भी है, तो आपको कोई उतनी चिंता नहीं होती। आपको होता है लॉस की फीलिंग होती है, परंतु आपको पता है कि आपके पास दूसरा मकान है, कोई बात नहीं, शिफ्ट हो जाएंगे। आपके पास मनी बैंक में है, इसलिए कोई परिस्थिति आई तो मेरे पास सिक्योर है। तो मतलब कुछ सिक्योरिटी फ्यूचर की होती है, परंतु जीवन की सिक्योरिटी फ्यूचर की, लाइफ की सिक्योरिटी किसी की फ्यूचर की किसी के पास हो, या इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी हो। ऐसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है जो मुझे शरीर छोड़ने के बाद इंश्योर कर सके? तो ये इनसिक्योरिटी और इनश्योरिटी, अनसर्टेनिटी, ये क्रिएट करती है प्रेशर। कारण क्या है कि हमने अपने जीवन में
जानते हुए भी जो मुझे एक्ट करना चाहिए, जैसे मेरा इंटरेक्शन होना चाहिए, जैसे मेरा एक दो के साथ कनेक्शन होना चाहिए, जैसा मेरा बिहेवियर होना चाहिए, जैसे मेरे विचार होने चाहिए, जैसे मेरे व्यवहार होना चाहिए, कैसे मेरे संस्कार होने चाहिए, वो पता होते हुए भी हम इग्नोर करते हैं। मालूम सबको है, शब्दों में बोलेंगे अच्छे कर्म करो अच्छा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करो अच्छा फल मिलेगा, परंतु अच्छा है क्या? इच्छा कुछ नहीं रखो, इच्छा कुछ नहीं रखो, बिना इच्छा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, परंतु जीवन की नीड है तो इच्छा तो रखनी होगी। पर कौन सी इच्छा रखनी है और कौन सी नहीं इच्छा रखनी है? डरो नहीं, जो होगा वो कल्याण का होगा। तो कारण क्या है कि हमारे पास कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़, बहुत अच्छे अच्छे कथा कहानियाँ हम बहुत इंटरेस्टिंग सुनते हैं, परंतु जब तक हमको उसकी रियलिटी नहीं पता है और हमने अपने जीवन में उसको लाया नहीं है, तो हम एक फियरलेस नहीं हो सकते। फियर डर होता है क्योंकि हमको उस चीज़ का रियल ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, और हमने उसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ है, समझ होते भी इग्नोर करते हैं। अभी आप देखो, बहुत करके मनुष्य को जो दुख होता है वो जीवन साथी चला गया ना, जीवन साथी चला गया तो दुख होता है। अच्छा भला अब जीवन साथी है कौन एक्चुअली? आप लोगों में से कोई जीवन साथी हैं एक दो के? कई ऐसे होंगे जिन्होंने जीवन साथी बनाया होगा ना। कौन है जो मैरिड है? 80% है ना यहाँ पर। तो आपको जीवन साथी मिला हुआ है ना बराबर? आपको सबको जीवन साथी मिला हुआ है। तो अभी मैं आपसे पूछती हूँ, सचमुच थोड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है ये समझने का, जिससे कि हमारा जो फियर, एक्सपेक्टेशंस, एक दो के प्रति ब्लेम, एक दो के प्रति रिएक्शंस, रिजेक्शंस, डाउट, वो किस लिए होते हैं? वो जीवन साथी को दोष देते हैं, एक दो को दोष देते हैं। परंतु मैं पूछूं अपने आप से कि वो जो जीवन साथी मैंने कहा, वो मेरा जीवन साथी कब से बना? 15 साल से, 20 साल से? मेरा जीवन क्या 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से शुरू है? चलो मेरी उम्र 50 ईयर्स है और मेरे को जीवन साथी मिला 25 ईयर्स बिफोर, राइट? तो मेरा जीवन साथी कौन था? इन रियलिटी मेरा जीवन साथी मैं कौन हूँ और मेरा जीवन साथी कौन है? जीव आत्मा। जब हम कहते हैं जीव आत्मा, तो जीव आत्मा जब हमने कहा तो जीवन को धारण करने वाली आत्मा, ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन कहा तो आप सारा जो कुछ भी एनालाइज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो बीइंग की करते हैं या ह्यूमन की करते हैं? इवन साइकोलॉजिस्ट वाले रियली बीइंग की नहीं करते, थॉट्स की ज़रूर थोड़ी करते हैं, पर पूरा बीइंग की नहीं करते। तो ह्यूमन बीइंग दो चीज़ें हैं, मनुष्य आत्मा
अभी यहाँ बात आती है आत्मा का शरीर छोड़ने के बाद अथवा शरीर छोड़ने से पहले या शरीर में जान रहने से पहले ये जो सबसे ज़्यादा फियर होता है शरीर छोड़ने का होता है। और आपका सचमुच देखें तो जीवन साथी कौन है? मेरा जीवन साथी कौन है? जब से मैंने जन्म लिया, बॉडी ने जन्म लिया परंतु मैंने जन्म लिया, यानी मैंने ने जो बॉडी लिया तब से मेरा जन्मदिन माना गया। तो क्या मैंने जन्म लिया या शरीर ने जन्म लिया? शरीर ने जन्म लिया ना। बर्थडे मनाया तो शरीर का मनाया, और डेथ डे मनाया तो भी तो शरीर का मनाया। तो शरीर के साथ कौन थी जो चली गई? शरीर के साथ आप आत्मा हो, जो आत्मा चली गई। लाइट इज गॉन, लाइफ इज गॉन। लाइफ तो क्या थी? लाइफ इज गॉन, लाइट इज गॉन। तो हमारे भारत की सभ्यता में वो लाइट जो है, वो लाइट दीवा जगाते हैं 12 दिन तक अकॉर्डिंग टू कस्टम सिस्टम। 13वें दिन दीवा बस पूरा हो गया। 13, 15 क्यों नहीं, 16 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं? वो जो मेरा था वो मेरा नहीं रहा, अभी तेरा हो गया। समझा? मेरा नहीं रहा। जब तक वो था रोज़ मेरे के लिए लोग आते थे मुझे रुलाने के लिए, या लोग आते थे मुझे कंसोल करने के लिए, या लोग आते थे मेरे पास अपने दुख को शेयर करने के लिए, या उनको अपने रिश्तेदार याद आ रहे हैं तो मेरे पास आके रो लेते थे। क्योंकि मैं भी रो रही हूँ तो वो पार्टी ज्वाइन कर लेते थे। राइट? तो थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि वास्तव में जीवन साथी ये मेरा शरीर और आत्मा, तो मुझ आत्मा का जीवन का साथ देने वाला ये मेरा शरीर है। तो सबसे ज़्यादा प्यारी अपनी हेल्थ होती है। सबसे ज़्यादा अगर मुझे दर्द होता है तो अपना दर्द मुझे महसूस होता है, दूसरे का दर्द नहीं महसूस होता। तो इस जीवन का रियल जीवन साथी, यानी जब से मैंने जन्म लिया, वास्तव में जन्म तो मुझे आत्मा ने लिया, और मरना तो मुझे आत्मा ने शरीर छोड़ा तो उसको डेथ कहा। तो वो जो लाइफ पार्टनर थे, अभी लाइफ पार्टनर लाइफ नहीं रही, और जिनके साथ मेरा रिश्ता था उन्होंने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। मेरी माँ ने, मेरी हस्बैंड ने, मेरी ही बेटे को मैंने जला दिया। मेरे ही हस्बैंड को, जिसको मैं लव करती हूँ, प्यार करती थी, उसको मैंने चिता में जला दिया। तो सोचने की बात है, अगर वो मेरा रिश्तेदार था तो मैं रख लेती ना। अगर मेरा उनके साथ सच्चा रिश्ता होता तो मैं रख लेती ना। रखते नहीं हैं, एक रात भी नहीं रखते। विदेश में क्योंकि लंबी क्यू होती है क्रिमेट करने वालों की, तो जल्दी से जल्दी डेट मांगते हैं। कहते हैं भाई अर्लीस्ट डेट दे दो। और भारत में भाई रात भी नहीं बीते, रात से पहले ही जला दो। तो क्वेश्चन है, मेरा रिश्ता किसके साथ था? रिश्तेदार का रिश्ता किसके साथ था? तो अगर ये संबंध समझ हो ना, तो ये जो दुख लेते हैं ना हम, उस दुख को हम एक्सेप्ट कर सकेंगे इजी। कि रिश्ता हमारा जो डेथ है वो बॉडी की है, सोल की डेथ नहीं है।
सोल तो इमॉर्टल है। तो मैंने भी अगर अपने आप को इस जीवन में रहते हुए अपने को इमॉर्टल समझा, तो फिर क्या होगा कि मैं इमॉर्टल एनर्जी, लिविंग एनर्जी हूँ, मैं मालिक हूँ एक्चुअली। और भारत में हर शब्द का जो मीनिंग है बड़ा ब्यूटीफुल और बड़ा इंटरेस्टिंग है और रियल है। कहते हैं ये पुरुष और प्रकृति का खेल है। तो पुरुष मेल और प्रकृति फीमेल, तो बॉडी और सोल पुरुष। अब वो जब पुरुष चला गया तो बॉडी को चिता में रखते हैं। लोगों ने फिर ऐसा समय आया जब हस्बैंड चला गया तो वाइफ चिता पर चढ़ती है। कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कितना फियर है। तो अब ये समझने की बात है कि अगर मुझे समझ लिया कि मेरा जीवन साथी, मुझे अपने जीवन साथी की प्रोटेक्शन देनी है, मुझे ये मेरी शरीर मेरे साथ है तो मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ। क्यों हमको ज़रूरी है अपने हेल्थ का क्लियर करना? खराब बात नहीं है, आप लोग हेल्प करते हैं मनुष्यों की बॉडी को हेल्थ देने के लिए, परंतु जब आप लोग उनको माइंड को पावरफुल बनाएंगे तो उनकी हेल्थ को भी मदद मिलेगी और उनके रिश्तेदारों को भी मदद मिलेगी। तो ये जो बॉडी है ये मैटर की बनी हुई है, और फिर मैटर डिस्पोज हो गया, दोबारा मैटर कंपोज होगा, फिर मैटर केमिकल में मिल गए, मॉलिक्यूल केमिकल की बॉडी बनी है, ख़त्म हो गई, फिर से कब बनती है। फीटस तैयार होता है तो उसमें सोल प्रवेश करती है और तब डेवलपमेंट होती है बॉडी की। तो अभी आप देखें कि वास्तव में मैं शरीर में हूँ तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। आप स्वीकार करेंगे, मेरी बात सुनेंगे, और मैं बॉडी से निकल गई, शरीर से मर गई, निकल गई मतलब, और मैं ऐसे आकाश में बोल रही हूँ, तो आप क्या कहेंगे? सुदेश दीदी बोल रही है या भूत बोल रहे हैं? वही व्यक्ति अगर स्वप्न में बार बार आता है तो डर लगता है, वही थोड़ा शैडो के रूप में दिखाई देता है तो डर लगता है। तो बिना शरीर के आत्मा का महत्व नहीं है, और बिना आत्मा के शरीर डेड है। बिना आत्मा के शरीर डेड है। दवाई करते रहो, कुछ होगा क्या? और जब तक जिंदा है तब तक दवाई कर रहे हैं। जैसे ही फुल हो गया, ख़त्म, राइट? तो एक्चुअली ये बहुत गहरा रिलेशनशिप है शरीर और आत्मा का, परंतु मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि अपने को आत्मा ना समझ करके हमने शरीर समझना शुरू कर दिया, तो केयर ख़त्म हो गई, कम हो गई। अब ये शरीर एक मोटर की तरह है, मोटर और ड्राइवर की तरह है, और हर एक ड्राइवर अपने आप को मोटर समझने लगे। अभी अब मोटर समझ लेंगे। हर एक ड्राइवर अपने आप को मोटर समझ लेवे। अब मोटर से टकराएगी, एक्सीडेंट जरूर होगा, नो कंट्रोल। तो हमको बचपन से हमारा कंट्रोल ही नहीं है, छोटे छोटे बच्चों में भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि कॉन्शियस नहीं है। हमने अपने बच्चों को भी नहीं सिखाया कि तुम एक लिविंग बीइंग हो, तुम प्योर एनर्जी हो, तुम लिविंग लाइट हो, तुम बड़ी पावरफुल सोल हो। मरने के बाद कहा, हे परमात्मा इसकी आत्मा को शांति देना। और मैं रो रही हूँ, मैं दुखी हो रही हूँ, रो रही हूँ, और उनको कहती है कि उनको शांति देना।
उनको शांति कहाँ मिलेगी? मैं आग में जल रही हूँ और उनको शीतलता देना चाहती हूँ। तो समझने की ज़रूरत है। तो अगर पहले से ही ये पता हो, मुझे खुद को पता हो, तो मेरी स्टेबिलिटी, मेरी समझ, मेरे वाइब्रेशंस, मेरी कम्युनिकेशन उनको प्रिपेयर करेगी, डर नहीं रहेगा। तो अब पहली बात यह है कि मैं शरीर में रहने वाली चैतन्य आत्मा हूँ और प्रकृति और पुरुष का खेल है। ये हमारे जीवन साथी हैं। शरीर के बिना आत्मा काम की नहीं, आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हम मनुष्य आत्मा कहलाते हैं। परंतु रियल समझ है कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरी कार है, मुझे रिपेयर करनी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मेरा हाउस है, मुझे क्लीन और इसको सुंदर बना के रखना है। तो जब ये कॉन्शियस है तो अटैचमेंट नहीं रहती, फियर नहीं रहता है, एक नेचुरली एक दो के लिए रिस्पेक्ट रहती है। जब एक दो की वैल्यू का पता होता है, हस्बैंड वाइफ को भी जब एक दो की वैल्यूज़ का पता होता है तो रिस्पेक्ट होता है। जब वैल्यूज़ का नहीं पता है और उनके महत्व को नहीं समझा, इग्नोर किया है, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो हमारी बॉडी और सोल का भी यही हाल है। सोल को भूल गया कि मैं आत्मा हूँ, अपने आप को शरीर समझ लिया, मैटर की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया। वास्तव में तो प्रकृति की प्रॉपर्टी है। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिसको कहते हैं, संस्कृत में बोलते हैं क्षितिजल पावक गगन शरीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। 5 तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। तो जो हम बॉडी को क्योर करते हैं वो एलिमेंट से क्योर करते हैं, क्योंकि वो मैटर की प्रॉपर्टी है। तो नेचुरली डॉक्टर्स जो एक्सप्लोर करते हैं, जो भी यहाँ मैटर है, चाहे वो एलोपैथिक है, चाहे वो आयुर्वेदिक है, चाहे वो नेचुरोपैथिक है, चाहे वो होम्योपैथिक है, एवरीथिंग बिलोंग टू दिस वर्ल्ड ऑफ मैटर। तो नेचुरली मैटर को मैटर क्योर करेगा। तो हम जितना भी जो भी चीज़ें हम, जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उस चीज़ की खोज करती हैं बाहर की, पर यूनिवर्सल ट्रुथ को नहीं जानती हैं। तो यूनिवर्सल ट्रुथ तो ये है कि सोल भी क्योर होवे और बॉडी भी क्योर होवे, और उसकी जो क्योर है वो प्योरिटी है। जितनी सोल प्योर है उतनी वो केयर प्योर है, जितनी वो केयरफुल है उतनी वो चेयरफुल है, जितनी वो अटेंशन देती है उतनी वो टेंशन फ्री है। नहीं तो टेंशन ही टेंशन है। तो मुझे अपने आप को समझना है कि मैं दूसरों को क्योर करने वाला हूँ, तो मैं क्या अपने आप को रिलैक्स रख सकता हूँ? मैं ही टेंशन में हूँ, और होता ही है, रिश्तेदारों का टेंशन टू मच होता है। टेलीफोन बार बार, उसका एक रिज़ल्ट क्या हो रहा है, फियर, उनके साथ उनका फियर उत्पन्न करना, या फिर जो है उनको मनी की प्रॉब्लम है उसका टेंशन, यानी बहुत प्रकार के टेंशन होते हैं। तो अगर ये समझा कि सोल रिलैक्स्ड है तो बॉडी को डबल पावर मिल सकती है, क्योंकि ज़रूरी है। ये नहीं है कि अच्छा बॉडी तो, मैं तो बॉडी नहीं हूँ तो मुझे इसकी केयर नहीं करनी है। नहीं, अगर शरीर बीमार है तो उसको ठीक करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली बात है मेडिसिन, क्योंकि बॉडी जो है वो मैटर के डिसऑर्डर हो गया है, यानी जो प्रकृति के 5 तत्व हैं उसमें डिसऑर्डर है। तो उसको ऑर्डर में लाने के लिए हम मेडिसिन कर देते हैं, सिस्टम को ठीक रखना चाहते हैं। तो इसीलिए कोई भी मेडिसिन हो
कोई भी एरिया आपने पकड़ा है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है, अपनी इम्पोर्टेंस है उसकी। वो एलिमेंट्स को ठीक करते हैं, बॉडी को ठीक करते हैं। परंतु बहुत सारा टेंशन, वरी, फियर होता है रिश्तेदारों की कमेंट्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनके डाउट, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट, उनके साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग बिहेवियर, डिसेप्शन, ईर्ष्या, जेलसी, हेट्रेड, कंपटीशन, कंपैरिजन। इसमें क्या है कि हमारी जो फीलिंग्स है वो गुड नहीं रहती, और हम एक दो को गुड विशेस नहीं दे सकते। और जब हमारा रिलेशनशिप अच्छा होता है तो गुड विशेस के कार्ड भेजते हैं। अभी कार्ड पर गुड विशेस लिखने से खाली गुड विशेस नहीं हो जाती, पर फिर भी कहते हैं अच्छा कार्ड तो भेजा, अरे इसने तो कार्ड भी नहीं भेजा, अरे इसने तो फ़ोन भी नहीं किया। तो क्या हील कर रहा है? दूसरी चीज़, दूसरी हील कर रही है गुड विशेस। बड़ी इम्पोर्टेंट थिंग है कि मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरा इंटरेक्शन कैसा है, मेरा कम्युनिकेशन कैसा है। ये जब समझ में आ जाए तो हमारा अपना जो भी मेरी पोजीशन है, जो भी मेरी ड्यूटी है, जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको उस कॉन्शियस से बिल्कुल समझ से करूँगा तो गुड विशेस रहेंगी मुझ डॉक्टर के प्रति भी, और रिश्तेदारों की एक दो के प्रति गुड विशेस रहेंगी। और हमारी भी दवाई देना हमारा फ़र्ज़ है। बाकी गुड विशेस ये एक्स्ट्रा उनको जैसे कि गिफ्ट है। पर मेरी फीलिंग हो ना, उनके टेंशन से मैं टेंस हो गया, उनके प्रेशर से मेरा प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर मेरा बढ़ गया, ब्लड प्रेशर उनका है, प्रेशर मेरा हो गया। तो मेरा उसमें मैं डिटैच्ड अगर हूँ, और गुड विशेस प्योर फीलिंग्स। और तीसरा है ईच इंडिविजुअल सोल का सुप्रीम सोल से कनेक्शन। जब ईच इंडिविजुअल सोल का सुप्रीम सोल से कनेक्शन है तो वो एनर्जी जो है उसको डिटैच्ड ऑब्जर्वर बना रही है। वही पेशेंट एक ही रूम में सेम डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, और एक दो से वर्स है। वर्स वाला आप देखेंगे मैन बहुत आराम से फेस कर रहा है, थोड़े डर रहा है, फियर है, डॉक्टर को डिफेम कर रहा है, मेडिसिन को रिजेक्ट कर रहा है, डाउट कर रहा है, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है एक दो में, और ना अपने में ट्रस्ट है, ना सुप्रीम सोल में ट्रस्ट है। तो रिलेशनशिप विद द सुप्रीम सोल एम्पावर्स द सोल, क्योंकि सोल शरीर को छोड़ने वाली है ना, तो बॉडी को वो ऑटोमेटिकली पोजेसिवनेस उसका ख़त्म हो जाता है। नहीं तो क्या है, बॉडी पर पोजेसिवनेस होने के कारण बॉडी की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, और मैं पोजेसिव हूँ। तो डॉक्टर ऐसी स्टेज भी आ गई है कि शरीर रहने वाला नहीं है, परंतु आत्मा छोड़ नहीं रही है शरीर। तो वो टेंशन और भी ज़्यादा है, पैसा भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है, एनर्जी भी जा रही है, पता भी है कि ये ज़्यादा रहने वाले नहीं है। तो अगर ये रियलाइजेशन हो कि डिसीजन एक्चुअली सोल का है, बॉडी का डिसीजन नहीं है, पर कंफर्टेबल फीलिंग देने के लिए डॉक्टर्स का फ़र्ज़ है कि बेस्ट देवें ताकि पेन कम हो जावे। पेन वो कम कर सकते हैं, पर सफरिंग कम करनी है तो सोल को करनी है। डिफरेंस बिटवीन सफरिंग एंड पेन। सफरिंग माइंड की है, पेन बॉडी का है। तो जब ये रियलाइजेशन हो तो रिलेशनशिप बॉडी और सोल का हारमोनियस रहेगा।
वो हैंडल करेगा। हाँ, बराबर बॉडी आउट ऑफ ऑर्डर है, मैटर आउट ऑफ ऑर्डर है, तो उसके इफ़ेक्ट से बचने के लिए डजंट मैटर कोई किसी बात का अगर हम थोड़ा श्योर होते हैं तो कोई किसी की आके बात कहता है डोंट वरी, डजंट मैटर। और फिर कोई आपको अननेसेसरी बात कहता है पर आप अपना सिक्योर हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट में है, आई डोंट माइंड, लेट देम डू दैट। तो माइंड, मेन चीज़ जो सोल है वो माइंड, इंटेलेक्ट एंड पर्सनैलिटी है। सोल कॉन्शियस, तो हाँ, तो जब सोल कॉन्शियस है तो उसको बॉडी को हैंडल करने की शक्ति आती है। ये ज्ञान की कमी होने के कारण डॉक्टर्स को भी टेंशन है और पेशेंट को भी टेंशन है और रिश्तेदारों को भी टेंशन है। तो वास्तव में निकल कौन गई? बॉडी तो पड़ी है, आत्मा निकल गई। अब आत्मा निकल गई तो आत्मा है क्या? मैं मर गया तो पीछे का इसकी आत्मा को शांति देना, हे भगवान मेरी आत्मा को शांति दो, पर मैं आत्मा हूँ कौन? अब मुझे पॉट का ही पता नहीं और मैं उसमें कहूँ इसमें पानी डाल दो, गिलास में पानी डालो, प्लीज़ गिलास में पानी डालो, और गिलास मुझे पता ही नहीं कि कौन सा गिलास है, क्या गिलास है। तो मुझे पता तो हो कि सोल क्या है। तो मैं सोल कॉन्शियस रहूं तो मैं रिलैक्स होकर के ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। तो उसमें क्या, पर पहली बात है सोल हूँ क्या? मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को धारण करने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, आत्मा निकल गई, बॉडी तो पड़ी है, तो वो आत्मा क्या थी? हम दीवा क्यों जगाते हैं? क्या मतलब है? कौन सी लाइट थी वो दीवे वाली लाइट होवे तो वो तो दरवाज़ा कमरे के बाहर भी लाइट नहीं देती, जाने वाली आत्मा को क्या लाइट देगी? कमरे के बाहर भी लाइट नहीं जाती है। वो इनर लाइट थी। सोल इटसेल्फ इज़ लाइट। तभी कहते हैं लाइट इज़ गॉन, लाइफ इज़ गॉन। और उसका सिंबॉलिक एस्पेक्ट ये है कि जब वो दीवा जगता है तो 3 चीज़ें प्रकट हो जाती हैं। कौन सी 3 चीज़ें? पहली चीज़ लाइट। आपने मोमबत्ती जलाई, फर्स्ट थिंग लाइट प्रकट हो गई। सेकंड थिंग कौन सी मर्ज हो गई उसमें से? कौन सी चीज़? फायर। आप उंगली रखो, आपका हाथ जल जाएगा। पिक्चर से हाथ नहीं जलेगा, पर रियल लाइट जली तो हाथ जलेगा। खाली सोल कहने से नहीं, पर सोल कॉन्शियस होने से मैं आत्मा लिविंग लाइट हूँ और मुझ में 3 चीज़ें हैं। जैसे दीपक, अच्छा अभी लाइट जली, तीसरी चीज़ कौन सी प्रकट हुई? तीसरी चीज़ कौन सी प्रकट हुई? ऑरा, वो लो प्रकट हो गई। तो लाइट, हीट और फॉर्म, उसकी एग्जिस्टेंस दिखाई पड़ रही थी। लाइट बुझी, तीनों चले गए। ऐसे ही जब आत्मा जाती है तो उसकी 3 चीज़ें उसके साथ चली जाती हैं और बॉडी यही रह जाती है। तो मेरे को दूसरे को टेंशन फ्री करने के लिए, स्ट्रेस फ्री करने के लिए, अपनी लाइफ में पहले मैं स्ट्रेस फ्री रहूँ ना, टेंशन फ्री रहूँ ना। तो मैं आत्मा हूँ और मैं चैतन्य एनर्जी हूँ, लिविंग लाइट हूँ। तो मुझ लिविंग लाइट में 3 पावर्स कंबाइंड हैं, इनसेपरेबल हैं। लाइट को, कैंडल लाइट को आप हीट से अलग नहीं कर सकते। और जैसे ही फॉर्म हुआ, फॉर्म बुझा तो लीट भी गई, लाइट बुझी तो हीट भी चली गई, फॉर्म भी चला गया।
तो ऐसे जब आत्मा निकल के जाती है शरीर से तो उसमें से 3 चीज़ें चली जाती हैं। हार्ट तो पड़ा है, क्या चला गया? फील करने वाला कौन था? मन फील करने वाला था। मैं हार्ट तो मेरा पार्ट ऑफ द बॉडी है, ऑर्गन है, पर मन का जो संकल्प है उस अनुसार मैं फील करता हूँ। मैं टेंशन फील करूँ या मैं रिलैक्स्ड फील करूँ, मैं समझ अपने को दूँ या मैं बेसमझी से कंफ्यूज होकर के फियर में टेंशन क्रिएट करूँ। दूसरी चीज़ है बुद्धि। दिमाग पड़ा है पर बुद्धि नहीं है। ऑर्गन्स हैं, पर्सनालिटी इज गॉन, पर्सन इज गॉन। तो आत्मा में 3 चीज़ें हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो अगर मुझे रिलैक्स्ड रहना है, टेंशन फ्री रहना है, तो अटेंशन प्लीज। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल। आई एम ए प्योर इन ओरिजिनल सेंस, आई एम ए प्योर एंड पीसफुल सोल। देन जैसे फायर में, लाइट में हीट है ही है, लाइट में डार्कनेस डिस्पेल, लाइट से डार्कनेस डिस्पेल होती ही है, ऐसे ही मुझ आत्मा में जब लाइट लगी तो फियर डिस्पेल हो जाएगा, अपने आप डिस्पेल हो जाएगा। क्यों? कि डार्कनेस में डर लगता है। डार्कनेस में बच्चों को भी डर लगता है, और कई तो बड़े भी कहते हैं लाइट नहीं बुझाओ, मुझे डर लगता है। डार्कनेस इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, इग्नोरेंस इज डार्कनेस। तो मैं आत्मा उस चैतन्य ज्योति में, मुझ में लाइट है। किस चीज़ की लाइट है? लाइट ऑफ नॉलेज। नॉलेज इज लाइट। ये वाली लाइट नहीं, इलेक्ट्रिक लाइट नहीं, इटर्नल लाइट, लाइट ऑफ नॉलेज। दूसरी लाइट है लाइट ऑफ पीस, लाइट ऑफ लव, लाइट ऑफ हैप्पीनेस, लाइट ऑफ ट्रुथ, लाइट ऑफ प्योरिटी, लाइफ ऑफ ब्लिस। वो लाइट है, जितना जितना उसमें प्योरिटी भरती जाती है वो ब्राइट लाइट होती जाती है। तो इसलिए आई एम अ प्योर एंड पीसफुल सोल। तो अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी है, घर की परिस्थिति में भी, बच्चों को हैंडल करते हुए, पार्टनर का आपस में कॉन्फ्लिक्ट, आई एम, just have a good breathe, nice breath, deep breath, relaxed. I am a pure and peaceful soul. ये चलते फिरते उठते बैठते नेचुरल रहने से टेंशन फ्री रहेंगे। अटेंशन रहे, शरीर नहीं हूँ पर शरीर से रहने वाली एक चैतन्य आत्मा हूँ। और ये 3 इनसेपरेबल है। जैसे लाइट, हीट और फॉर्म इनसेपरेबल है, मन, बुद्धि और संस्कार इनसेपरेबल है। संस्कार आत्मा ले गई, क्या ले गई? पर्सनैलिटी ले गई, क्योंकि उसमें ही तो थी पर्सनैलिटी। पर्सन की बॉडी तो पड़ी है, यूज़ नहीं कर, ऑर्गन्स यूज़ किए पर पर्सनैलिटी यूज़ नहीं होती। तो इसीलिए जब ये बुद्धि में आ जावे कि मैं प्योर पीसफुल पावरफुल सोल हूँ एंड आई एम चाइल्ड ऑफ द सुप्रीम सोल, ये फिर थोड़ी एडवांस नॉलेज है, टू मच हो जाएगा। अभी इतना ही काफ़ी है आज के हिसाब से। थैंक यू।